नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राफेल पर फिर घिरी मोदी सरकार की, यूरोपीय संसद में गूंजे मणिपुर के मुद्दे की, बात करेंगे मध्य प्रदेश के भर्ती घोटाले पर राहुल और प्रियंका के वार की, महाराष्ट्र सरकार में विधायकों की नाराजगी से बैकफुट पर आए सीएम शिंदे की, साथ ही जानेंगे कैसे बीजेपी में दल बदलुओं का बढ़ रहा है दबदबा, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी राज में बेरोजगारी से मचे हाहाकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इसरो तीसरे चंद्र मिशन की उल्टी गिनती शुरू। शुक्रवार श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा चंद्रयान 3। दोपहर 2:35 पर किया जाएगा प्रक्षेपित। मानहानि केस में बाढ़ के चलते नहीं आ सके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह। अहमदाबाद कोर्ट ने 26 जुलाई को बुलाया। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में हुए शामिल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 165 अंकों की तेजी के साथ 65,559 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 29 अंकों की तेजी के साथ 19,567 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। इस बार भी राफेल को लेकर बड़ी डील होनी है। नेवी के लिए 26 राफेल एम विमान खरीदे जाने हैं, लेकिन नए सौदे से पहले 2016 में हुई डील में कथित घोटाले का मामला फिर सामने आ चुका है, जिससे पीएम मोदी मुश्किल में दिख रहे हैं। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था और फ्रांस ने सभी विमानों की डिलीवरी भी कर दी है। लेकिन इस विमान सौदे में कांग्रेस ने हेराफेरी के आरोप लगाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इसे खारिज कर दिया। लेकिन इस घोटाले का जिन्न एक बार फिर सामने आ गया है, और ये सब पीएम मोदी की फ्रांस विजिट के समय हो रहा है। इस बार भी भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल खरीदने का सौदा करने जा रहा है, लेकिन पुराने सौदे में हुए कथित घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी है। फ्रांस इस मामले को देख रही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें मामले की जांच में सहयोग मांगा गया है। दरअसल इस मामले में डसॉल्ट एविएशन ने गुप्त रूप से लाखों यूरो भारत में मौजूदा बिचौलियों को दिए जाने की खबरें आई थी, जिसके बाद 2018 में भारतीय एजेंसियों ने राफेल जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट और मिडिलमैन सुशेन गुप्ता के बीच हुए पैसों के लेन देन के सबूत जुटा लिए थे, और अब ये सबूत ही मजिस्ट्रेट देखना चाहते हैं। फ्रांस में चल रही इस जांच ने एक बार फिर राफेल सौदे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर दावा किया है कि उसने जो सवाल उठाए थे वो अभी भी बने हुए हैं। सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी ओर पीएम मोदी फ्रांस के साथ राफेल को लेकर एक बार फिर डील करने वाले हैं, और इस बार भी डील पर विपक्षी दलों की नजर बनी हुई है। मोदी का फ्रांस दौरा सुर्खियों में है, तो मणिपुर के हालात भी देश दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यूरोपीय संसद में सत्र के दौरान मणिपुर में जातीय संघर्ष पर बहस हुई। यूरोपीय संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा उस वक्त हो रही है जब पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर है। 14 जुलाई को पीएम मोदी को फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होना है। पीएम मोदी आज और कल फ्रांस में रहेंगे। इस बीच यूरोप में मणिपुर के हालात पर बहस छिड़ गई है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी संघर्ष के मामले में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया है। यूरोपीय संसद इस मामले में बहस कर रही है, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने इसे अपना आंतरिक मामला बताते हुए यूरोपीय संसद की मणिपुर पर अर्जेंट डिबेट की योजना को खारिज किया है। यूरोपीय संसद में बुधवार को होने वाली इस बहस का एजेंडा मणिपुर की जातीय संघर्ष की निंदा और यूरोपियन यूनियन को भारत सरकार से बातचीत करने का निर्देश देना था। यूरोपीय संसद चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के आला अधिकारी भारत सरकार से बात कर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहें। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर यूरोपीय संसद के सांसदों को इस मुद्दे को उठाने से रोकने की कोशिश की थी। भारत ने इस मुद्दे पर अपना नजरिया उनके सामने रखा था, इसके बावजूद वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि बुधवार को यूरोपीय संसद में कम से कम 6 से 8 राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बहस के बाद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय संसद में मणिपुर के हालात सुलझाने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए गए थे। अखबार ने लिखा कि यूरोपीय संसद में पेश किए गए प्रस्तावों पर बीजेपी पर हेट स्पीच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार विभाजनकारी जातीय नीतियों को लागू कर रही है।
कुछ दलों ने अफसपा, यूएपीए और एफसीआरए नियमों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। यूरोपीय संसद से कहा गया है कि वो मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में भारत सरकार से बात करे। इधर लेफ्ट ग्रुप की ओर से लाए गए प्रस्ताव में मणिपुर के हालात की तुलना जम्मू कश्मीर से करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई से शुरू हुए टकराव में अब तक 142 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 54,000 लोग विस्थापित हैं। मणिपुर को लेकर मोदी सरकार सवालों में है, वहीं एमपी की शिवराज सरकार भी सवालों में है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में पटवारी भर्ती के नतीजों पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नतीजों में धांधली का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो आपको याद ही होगा। इस घोटाले की आंच ने सूबे की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। वहीं अब एक और घोटाला सुर्खियां बटोर रहा है। मध्य प्रदेश के जिस ग्वालियर शहर से व्यापम घोटाला बाहर आया, उसी शहर से एक और दूसरे घोटाले की बू आने लगी है। दरअसल राज्य में पटवारी की भर्ती निकाली गई थी, इसके लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 30 जून को जब नतीजा आया तो सब चौंक गए, क्योंकि 10 में से 7 टॉपर एक ही शहर ग्वालियर के एक ही सेंटर NRI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के निकले। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी टॉपर्स ने अपने सिग्नेचर इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में किए थे। नतीजे सामने आने के बाद इस परीक्षा में घोटाला नजर आने लगा है और इसमें शक के दायरे में बीजेपी आ रही है, क्योंकि जिस कॉलेज से टॉपर निकले हैं वो भिंड के विधायक संजीव कुशवाहा का है, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। इस मामले में उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम सरकारी था, जो एजेंसी की देखभाल में हुआ था। हमारा काम खाली जगह और कंप्यूटर उपलब्ध कराना था, इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब भले ही बीजेपी विधायक ने मामले में सफाई दे दी हो, लेकिन विपक्ष शिवराज सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के शासन में एक बार फिर भर्ती में घोटाले की खबरें आ रही है। नौकरियों के लिए पदों की लाखों रुपए में बोली लगाए जाने की खबरें हैं और सरकार जांच कराने से क्यों कतरा रही है। भर्ती घोटाले से जुड़े होने के आरोप में बीजेपी नेताओं का नाम क्यों नहीं सामने आता है। नौकरी के लिए भर्तियों में केवल घोटाले ही घोटाले हैं। बीजेपी सरकार लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों डाल रही है। तो राहुल गांधी ने भी इसे बीजेपी सरकार का एक और घोटाला करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने युवाओं से बस चोरी की है। पटवारी परीक्षा घोटाला व्यापम घोटाला 2.0 है, जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पहले भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी की, अब विद्यार्थियों से उनका हक, युवाओं से रोजगार चोरी कर रही है। अब जब घोटाला सामने आएगा तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन इन सवालों से सरकार की बेचैनी बढ़ रही है। भर्ती घोटाले से शिवराज सरकार बैकफुट पर है, तो महाराष्ट्र में विधायकों की नाराजगी से शिंदे सरकार बैकफुट पर है। अजीत पवार के एनडीए में आने के बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। शिंदे सरकार से अब 10 विधायकों का ग्रुप नाराज हो गया है और पहले की एमवीए सरकार की तारीफ शुरू कर दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खुद नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा है, जिसे लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य में प्रशासन के ठप पड़ने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सत्ता पर काबिज बीजेपी शिंदे सरकार मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। पटोले ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इस बीच 10 निर्दलीय विधायकों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मंत्री पद के लिए अपना दावा छोड़ने का फैसला किया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश बी उर्फ बच्चू कडू के नेतृत्व वाले निर्दलियों ने कहा है कि वो कैबिनेट पदों के लिए चल रही मांग से नाराज हैं, खासकर डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सरकार में शामिल होने से। बच्चू कडू ने उद्धव ठाकरे के प्रति आभार जताते हुए कहा, उनके अनुरोध और हमें कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देने के आश्वासन के बाद हम एमवीए में शामिल हुए थे। उन्होंने अपना वादा निभाया और मुझे मंत्री बनाया गया। लेकिन शिंदे सरकार को राज्य में सरकार बनाए करीब 1 साल हो गया है, लेकिन बच्चू कडू सहित 10 निर्दलीय विधायक अब भी मंत्री बनने की राह देख रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार और उनके साथ आए 8 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निर्दलीय विधायकों के मंत्री बनने का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। इस बीच शिंदे गुट के बाकी विधायक भी नाराज हैं। वहीं खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, जो इस वक्त डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है। अगर अजीत पवार को वित्त विभाग मिलता है तो ये फडणवीस के लिए बड़ा झटका होगा।
महाराष्ट्र का सियासी घमासान कब थमेगा अभी कहना मुश्किल है। मुश्किल में तो बीजेपी नेता भी हैं। केंद्र और कई राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी में दल बदलुओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसकी झलक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की सूची में भी देखने को मिली। बीजेपी ने 4 में से 3 राज्यों में संगठन की कमान दूसरी पार्टी से आए नेताओं को सौंपी है। तो कैसे कांग्रेस से गए नेता बढ़ा रहे हैं बीजेपी नेताओं की मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी नेतृत्व कांग्रेस से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा जता रहा है। इसकी वजह है राज्यों में कांग्रेस के चेहरों पर लोगों का भरोसा। पंजाब और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ और डी पुरंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा से आए बाबूलाल मरांडी को कमान सौंपी गई है। संगठन ही नहीं, केंद्र में मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर भी भारी संख्या में दल बदलुओं का कब्जा है। संगठन और सरकार में काबिज अधिकांश नेता दल बदल कर 2014 के बाद बीजेपी से जुड़े हैं। 2002-2015 तक असम में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हिमंता बिस्व शर्मा 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शर्मा को मंत्री बनाया। हालांकि इसके ठीक 5 साल बाद बीजेपी की सत्ता में दोबारा लौटी तो शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। शर्मा के ऊपर पूर्व उत्तर राज्यों की जिम्मेदारी भी है। असम समेत पूर्व उत्तर राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां हिमंता की भूमिका अहम मानी जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी पूर्व कांग्रेसी हैं। बीरेन सिंह कांग्रेस की ओक्राम इबोबी सरकार में युवा और खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 2017 में मणिपुर में कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 21 सीटें आईं। दूसरी नंबर की पार्टी रहने के बावजूद बीजेपी ने बीरेन सिंह के नेतृत्व में सरकार बना ली। सिंह तब से मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह भी पूर्व कांग्रेसी हैं। 2016 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने 2023 चुनाव से पहले बिप्लब देव की जगह शाह को मुख्यमंत्री बनाया। शाह के नेतृत्व में पार्टी दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मूल रूप से कांग्रेसी ही हैं। खांडू के नेतृत्व में 2019 में बीजेपी को जीत भी मिली। हिंदी पट्टी के बिहार और झारखंड में बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रही है। इसके बावजूद यहां संगठन की कमान दल बदलुओं के पास है। झारखंड में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया है। बात बिहार की करें तो यहां इसी साल मार्च में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अध्यक्ष नियुक्त किया। पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी बाहरी नेताओं को ही बीजेपी ने कमान सौंपी है। आंध्र प्रदेश की कमान डी पुरंदेश्वरी को और पंजाब की कमान सुनील जाखड़ को सौंपी है। दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं। दल बदलुओं से बीजेपी नेता ज्यादा परेशान हैं। परेशान तो दिल्ली के लोग भी हैं। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया है। दिल्ली में यमुना के बड़े जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो कैसे हैं दिल्ली के हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में मानसून की तैयारियों की पोल खुल गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई पार्क, अंडरपास, बाजार, यहाँ तक कि अस्पताल परिसर में जल भराव हो गया है और सड़कों पर भारी जाम लग गया है। सोशल मीडिया पर सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी के बीच गुजरते लोगों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है, जिसने शहर की जल निकासी प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के ऊपर बह रहा है। शाम 5 बजे जलस्तर 208.65 रिकॉर्ड किया गया। वहीं कल से जलस्तर घटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ से प्रभावित दिल्ली के इलाकों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में बाढ़ के हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रही हैं। राजधानी में यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली का आलम यह है कि यमुना नदी का पानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बेहद करीब पहुंच चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती बेरोजगारी की। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से लोगों का बुरा हाल है। देश के युवा रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार से बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस मसले पर मोदी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाया है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
मौजूदा सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। बढ़ती महंगाई और रोजगार को लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस मसले को लेकर आज तक सरकार ने मौन धारण किया हुआ है। हर चुनाव में बीजेपी युवाओं से रोजगार देने का वादा करती है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद सरकार के दावे हवा हवाई हो जाते हैं। बीजेपी के राज में रोजगार पर मानो अकाल पड़ा हो। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक 41 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। इसके जरिए कांग्रेस ने सरकार को देश में बढ़ती बेरोजगारी का जिम्मेदार ठहराया है। इस वीडियो का कैप्शन दिया गया है, जून 2023 में बेरोजगारी दर ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है और प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देश को जरूरत है नई सोच की, नए विजन की। 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार कहां से आएगा? इस वीडियो के जरिए कांग्रेस बीजेपी से साफ शब्दों में कह रही है कि देश में बेरोजगारी की फौज खड़ी है, लेकिन इससे पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब देश को नए विजन की जरूरत है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।